परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ओके, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो कंपाउंड का निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर जो लिखा है कंपाउंड, ठीक है, पहले आप इस चीज को समझो। हम ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिखा है कंपाउंड लिखा हुआ है, ये कंपाउंड से आप ये चीज तो समझते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी चीज, ऐसा मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसका रेशियो फिक्स। अब वो रेशियो कुछ, वो जो मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, या वो कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो सकता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा रेशियो कार्बन का 1 ही रहेगा, मतलब 1 कार्बन रहेगा और 2 ऑक्सीजन रहेंगे। इनके रेशियो फिक्स है। अगर आप इस रेशियो को चेंज करोगे तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वाटर मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के रेशियो को बदलते हैं तो उनका रेशियो जो है या वाटर का जो फॉर्मेशन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई कंपाउंड की। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमको क्यों निकालना पड़ रहा है, या इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड, जैसे हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल लिए, तो इसी को मैं इसी की बात कर रही हूँ। तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज क्या है, कार्बन का, और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। ठीक है, मतलब कि कार्बन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, ये हम निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कि अगर कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, या अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो उस मेडिसिन के पीछे आप पढ़ते हो कि उस मेडिसिन का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब वो किन किन चीजों से मिलके बनी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन क्या हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या हो गया, इसका कॉम्पोजिशन हो गया कार्बन और ऑक्सीजन। अब ये कार्बन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये हमको फाइंड आउट करना है। कॉम्पोजिशन आपको हमेशा यही बताता है, जब कभी भी आप किसी मेडिसिन या क्रीम या किसी भी चीज के पीछे देखते हो तो उसमें यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज कितना अमाउंट में या कितना परसेंटेज में ली गई है। ठीक है, तो उसका परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही ईजी है, सिंपल फॉर्मूला है इसका। कैसे फाइंड आउट करना, फॉर्मूले पे ही बेस्ड है पूरा पूरा। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने का। अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी भी कंपाउंड का हमको परसेंटेज निकालना है कि उसमें स्पेसिफिक के जो एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कितने परसेंटेज में, क्या क्या अमाउंट है उनका, कैसे प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला चाहे मैं बताऊं चाहे कोई भी बताए, ये चाहे आप किसी भी बुक से पढ़िए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। जो कोई भी न्यूमेरिकल चीज है, ठीक है, या मैथमेटिकल चीज है, उनका फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। बताने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करना है कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट। किस पे फोकस करो आप, दैट, ताकि जब आप फाइंड आउट करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूला में कि दोनों में तो कंपाउंड ही लिखा है। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब दोनों ही चीज आपको पता है। मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अब जब एग्जाम्पल करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपन। अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का, ठीक है, H2O का। H2O एक कंपाउंड है। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं देख लें अपन। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, अपन निकाल लेते हैं इस पूरे कंपाउंड का, ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास हम इसका निकाल लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे आप, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18.02 ग्राम, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ओके। अब अपन को निकालना है क्या, मास। अब एक एक करके निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल में H2O में, ये तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया। H2O का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है
18.02 या आप 18 भी लिख सकते हो, तब भी करेक्ट है। मॉलिक्यूलर मास है, हो सकता है भी आपको समझ में नहीं है, लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। अब इस H2, ये जो H2O है वो किस किस से मिलके बना है? ये H2O जो है वो मिलके बना है आपका हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दो एटम है इसमें, एक हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। तो अपन अब क्या करेंगे, अपना फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, या मुझे ये बोलना चाहिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट हाइड्रोजन का प्रेजेंट है। फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब ये जो दैट एलिमेंट है ना, मतलब दैट एलिमेंट मतलब किसका मास बोल रहा है? हाइड्रोजन का मास बोल रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन जो मास है वो क्या होता है उसका डबल, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली 2 पुट किया है अपॉन, बहुत जगह जब आप देखोगे तो ऐसे करके लिखा रहेगा 2 × 1.008, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो 2 हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ये तो क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट। दैट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट 2 अपॉन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, किस मॉलिक्यूल में से आपने हाइड्रोजन निकाला? हमने वाटर में से हाइड्रोजन को निकाला है, जिसका मास क्या था 18 था, सिंपली 18 लिख रही मैं, इनटू 100। ये हो गया आपका किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ये हमने निकाला मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जब आप 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप ये शो कर रहे हो कि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.18। ठीक है, ये आ गया 11.18। किसका परसेंटेज आ गया? ये परसेंटेज आ गया हाइड्रोजन का। ठीक है, H2 का परसेंटेज आ गया। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट हमको किसको निकालना है? ऑक्सीजन का बचा। अब मास परसेंटेज, पहले आप सिंपल वाला एग्जांपल देखो, फिर उसके बाद अब आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप का देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हो गया नेक्स्ट मास ऑफ ऑक्सीजन या मास परसेंटेज। अब हमको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालने के लिए हमको ऑक्सीजन का मास लिखना पड़ेगा ऊपर। ऑक्सीजन का मास होता है कितना? 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा? उसका डबल 16 हो जाएगा। 8 × 2 16, तो 16 उसका मास हो गया। तो 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अभी भी मॉलिक्यूल कौन है? वाटर मॉलिक्यूल है। अपना जो मॉलिक्यूल है वो कौन है? वो वाटर है, H2O है। ठीक है, तो उसका मास जो है वो वही रहेगा यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन के लिए था, 18। ठीक है, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 18.02 होता है। ठीक है, अगर हम AMU के टर्म में ले तो मैं डायरेक्टली 18 लिख रही हूँ, आप भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। इनटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 88.79, ये 88 अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं, 88% आएगा। ठीक है, तो ये सारे अब ये क्या हो गया, हमने क्या किया, हमने वाटर मॉलिक्यूल में से हमको ये पता चल गया कि H2O में, ये जो H2O था इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या क्या है। हाइड्रोजन का परसेंटेज जो यहाँ पे आपका H2 था, H2, इसका परसेंटेज आपका कितना आया था? 11.18। ठीक है, वहीं पर जब ऑक्सीजन को आपने देखे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 88% अप्रोक्सीमेट, इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन जो है वो ये है, गिवन कंडीशन। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखो कैसे निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, अब आप एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट टाइप का करो ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेट टाइप का ये है, हम निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस, इसका निकालते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कौन कौन से, इसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट हैं और हमको तीनों का क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज पहले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप?
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। ये कंपाउंड है हमारे पास, तो सबसे पहला काम करो आप मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, किसका? कैल्शियम नाइट्रेट का। क्या लिखा है? कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का अगर जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, लेट मी राइट द नेम, कैल्शियम नाइट्रेट। तो मॉलिक्यूलर मास निकालो। अब मॉलिक्यूलर मास आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला देखते जाओ बस। कितने कैल्शियम है? एक ही कैल्शियम दिख रहा है मुझे। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का? 40। क्यों 40 होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 20। एटॉमिक नंबर का जो डबल है उसको आप क्या कंसिडर करते हैं? मास। अभी आप ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? कैल्शियम के लिए आपका हो गया, मैं ऐसे करके लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। Ca प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, बीच में कुछ नहीं है तो ठीक है। अब उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है NO3 के बाहर 2, मतलब ये 2 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होने वाला, सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इंटू नाइट्रोजन का मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो मास हो जाएगा कितना? 14। ठीक, प्लस नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं था, अकेला नाइट्रोजन था, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। अब ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। 16 लेना है आपको, 32 मत लेना। अगर O2 होता तो लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? O3 है और 2 जो है वो बाहर है, तो 8 इसका एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। ठीक, अब जब आप इनको फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है, तो एक बार मैं लिख दूं कि कैल्शियम का मास कितना था? 40 प्लस 2 इंटू 14, ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 6 इंटू 16, यहाँ पे आपका हो जाएगा 96। आपका जो मास है वो कितना आ गया? 164 ग्राम या यू। यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में अपन लिखते हैं यू या ग्राम, आप दोनों लिख सकते हो, दोनों करेक्ट। ठीक है, जिस टर्म में आपको निकालने को दिया है। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या की हूँ। ये जो है अपन ने क्या किया, एक बार 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए और एक बार 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए। ठीक है, मतलब कि 3 इंटू 2 यहाँ पर था और यहाँ पे क्या ले लिए? 2 ले लिए नाइट्रोजन के सामने। ये हो गया आपका आंसर 164। ये निकला मॉलिक्यूलर मास। अब हमको निकालना है क्या? कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैल्शियम का। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अपन का काम कैल्शियम का परसेंटेज निकालना। हमको पता तो चले कि इस कंपाउंड में कैल्शियम कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज ऑफ, या इतना बड़ा स्पेस ना लेके अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम Ca। अब हमको Ca का निकालना है, कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज किए थे हमने फॉर्मूला यूज किए थे मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? दैट एलिमेंट मतलब जो निकाल रहे हैं वो वाला दैट, उसको हम दैट बोल रहे हैं। कैल्शियम का हम निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ कैल्शियम, फिर भी आपको कंफ्यूजन है, फिर से लिख दे रही हूँ एक बार, मास ऑफ दैट एलिमेंट मतलब मास ऑफ कैल्शियम Ca का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका? कंपाउंड का, कैल्शियम नाइट्रेट का, इनटू 100। ठीक है, यही निकालना है अपन को। मास क्या है कैल्शियम का? कैल्शियम का मास है 40। ठीक, अपॉन, अपन U के टर्म में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो, 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम नाइट्रेट का भी आपने फाइंड आउट किया, ये था 164। ठीक है,
ओके, इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इनटू 100 कर रहे हैं। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करोगे बैठ के, मैं आपको ऐसे करके बैठ के एक कैलकुलेट नहीं करवाऊंगी कि 41 जा 42 जा, नहीं, आप इसको आप जब कैंसिल आउट करोगे तो आपका जो परसेंटेज है वो आ जाएगा 24.39। ठीक है, ये आ गया किसके लिए, ये आ गया आपका कैल्शियम का परसेंटेज 24.39। अब देखिए कैसे कैसे करके आप निकालते हैं। बस एक ही फॉर्मूला सिंपल सड़ा सा याद रखना दिमाग में, मास, कैल्शियम का मास, कैल्शियम का मास नहीं, मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का हमको मास निकालना है वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहला काम जो है हमारा कभी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उस कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, हमने कैल्शियम का निकाल लिया, अब हमको परसेंटेज किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल है नाइट्रोजन का केस भी। नाइट्रोजन के लिए हम कैसे निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला, मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना 28 इंटू 164 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 28, 14 उसका मास था, कितने नाइट्रोजन थे, 2 नाइट्रोजन थे, तो 2 इंटू 28, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा था ना NO, इस तरीके से लिखा था वो NO3 का होल ट्वाइस, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 इंटू 14, नाइट्रोजन का मास कितना आया 28 आया, 28 अपॉन 164 इंटू 100, 28 अपॉन 164 इंटू 100 आपने लिख लिया। इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17 के आसपास लगभग। ठीक है, 17 आपका आंसर आ गया, 17 आ गया पॉइंट में जो भी है, तो आपका जो अप्रॉक्स 0.7 कुछ। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन क्या आ गया 17.07। सेम मैनर, आप देखो कितना इजी है, कोई भी चीज जो है बताने वाला बंदा, चाहे न्यूमेरिकल आप ये मेरे चैनल में देखिए, चाहे कहीं भी देखो या कहीं भी पढ़ो, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, क्योंकि आपको स्पेसिफिक टाइम में समझ में आएगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हमारा मेन आइडिया, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमको सारे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, इन सब का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब मैं ऑक्सीजन निकाल रही हूँ तो मेरा दैट एलिमेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का मास लिखूंगी मैं। ऑक्सीजन का जो मास है अपने निकाले थे वहां पे 6 इंटू 16 करके, तो अपना आया था कितना 96, तो यहाँ पे हो गया आपका 96 अपॉन 164 मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, ये हर बार रह गई। ठीक है, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर लगभग, अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हो आप, तो आपका आंसर आएगा 58.54। ठीक है, तो इन तीनों का परसेंटेज निकल गया। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि सबका, अब आपको क्या करना है, आखिरी में अपना आंसर कंक्लूड करना है, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो आंसर था वो कैल्शियम का जब आप निकाले तो कैल्शियम का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज और उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज, तीनों का परसेंटेज क्या क्या है। इसका आया 58.54%, इसका आया, लिख सकते हैं परसेंट के टर्म में, नाइट्रोजन का आया 17.07%, और आपका कैल्शियम जब आपने फाइंड आउट किए थे तो कैल्शियम का आया था 24.39%। ठीक है, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का कॉम्पोजिशन क्या है और वो कॉम्पोजिशन का परसेंटेज क्या क्या प्रेजेंट है। जिस तरीके से आप किसी भी खाने के प्रोडक्ट में या किसी मेडिसिन में जब आप उसका पीछे कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा रहता है ये स्पेसिफिक चीज इतना परसेंट डला हुआ है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है। ठीक है, तो इसी को हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं
परसेंटेज कॉम्पोजिशन के थ्रू। अगर इस पे बेस्ड आप एक दो न्यूमेरिकल करोगे, एक दो क्या आपको तो करने ही चाहिए। न्यूमेरिकल ऐसी चीज है कि मैं कोई अलग तरीके से करूंगी, आपका मेथड कोई और होगा, हो सकता है आपके मेथड से और सिंपली आपसे फाइंड आउट हो जाए। तो आपको न्यूमेरिकल ऐसी चीज है कि कभी भी कोई स्पेसिफिक की नहीं बोल सकता कि दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल। ट्रिक इज योर प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। न्यूमेरिकल ऐसी चीज है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपके सामने आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मच ऑफ कॉपर, कॉपर पे फोकस कर रहा है, कॉपर, ठीक है। हाउ मच ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट है 100 ग्राम, इसमें से आपको कॉपर का परसेंटेज क्या है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है, आपको ये काम करना है, ये सबसे पहले निकालना है मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का। और हमारा कंपाउंड कौन है, CuSO4 हमारा कंपाउंड है। तो CuSO4 का आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मतलब कि कॉपर प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो कॉपर जो है, कॉपर का एटॉमिक मास कॉपर का हो जाएगा 63.5, सल्फर का हो जाएगा आपका 32, प्लस ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 4 इंटू 16, यहाँ पर भी उतनी आएगा 96, मतलब 4 इंटू 16 96। इन सबको आप कैलकुलेट करिए, आपका मास आने वाला है 159.5 ग्राम, और यू के टर्म में आप लिख सकते हैं, इतना आया 159.5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए फिर से, ठीक है। अब हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है, अब यहाँ पे एक चीज क्या दे दिया है, इज ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ 100 ग्राम, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब जी के टर्म में आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 ग्राम है हमारे पास, हाउ मच ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये CuSO4 जो है वो दिया हुआ है, मतलब तुमको किसी ने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दे दिया। अब तुमको ये बताना है इस 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है, ये पूरा तो 100 ग्राम है, तो कॉपर का अमाउंट कितना है वो भी किसके टर्म में निकालना है, जी के टर्म में। आपको यूनिट शो करते हुए चलना है कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कॉपर का कितना निकल गया, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4, अगर हम मॉलिक्यूलर मास पूछे तो ये कितना हो गया 159.5 ग्राम। यू के टर्म में लिखी हूं मैं, लेकिन अगर मुझे ग्राम के टर्म में लिखना होगा, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, सिंपली अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं तो इस टर्म को, इस यूनिट को जब आप ग्राम के टर्म में शो करेंगे तो आपका वो क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम, क्यों हमको ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों हम ग्राम मॉलिक्यूलर के टर्म में ले रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों परसेंटेज पे नहीं कूद जा रहे हैं, परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, इस टर्म में दे दिया है तो हम लिख रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 इज सेम, वही वैल्यू रहेगी, बस यूनिट क्या हो जाएगी, पहले मैंने यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में लिखी थी, अब ग्राम के टर्म में लिख रही हूँ, क्वेश्चन में ग्राम के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने निकाली 159.5, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं ये देखूं कि इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में, मतलब कि ये से बोले हम कि 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट हैव, कितना कॉपर है इसमें, अभी तो हमने यहाँ पे लिखे, कहाँ गया हमने, ये लिखे आपने कि इतने में कितना ग्राम कॉपर है। अभी अपन को 100 ग्राम के लिए निकालना है, 63.5 है ग्राम। अब हमको किसके लिए निकालना है, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। जब इतने में मतलब कि 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम होगा, यही आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल लोगे, आप आखिरी में
इसको कंक्लूड करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से निकाल लीजिए। ये जो क्वेश्चन में पूछा है उसके टर्म में कि 100 ग्राम ऑफ CuSO4 हैव कॉपर कितना हो जाएगा कॉपर, ये हो जाएगा 63.5 इंटू 100 जिसके लिए निकालना है वो अपॉन 159.5 मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो क्योंकि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट जब था तो उसमें कॉपर की वैल्यू देखे तो 63.5 हम देख पा रहे थे मॉलिक्यूलर मास निकालते समय। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि 100 ग्राम का कितना होगा, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है, कितना, तो 63.5 इंटू 100 अपॉन 159.5, ये हो गया आपका किसके लिए, 100 के लिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 63.5 इंटू 100 अपॉन 159.5, तो ये आप कैलकुलेटर लेके बैठे हैं तो ठीक है, नहीं लेके बैठे हैं तो और भी अच्छी बात है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39.81, क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं ग्राम के टर्म्स में, क्योंकि आपसे ग्राम के टर्म्स में पूछा है हाउ मच ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि हर बार आपसे परसेंट के टर्म में ही पूछे। आपको फिर से रिपीट करिए, हाउ मच ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर ऑब्टेन होगा, वो आप डायरेक्ट भी यहाँ तक आ सकते थे, लेकिन आप डायरेक्ट आके करोगे क्या, क्योंकि आपको कुछ भी आप कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल आए आपके पास, और अगर वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से बेस्ड है या किसी से भी बेस्ड है, अभी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना ही होगा, इसको निकालना बहुत जरूरी है। आप इसको निकालोगे तभी आगे प्रोसीड करोगे। तो हम ये देख पा रहे थे कि इतना मास है हमारे पास 159.5, तो इतने में कॉपर कितना है 63.5, सिर्फ कॉपर का अगर जब हमने देखे तो 100 में कितना होगा, तो 63 इंटू 100 अपॉन 159, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 39.81 ग्राम। ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया हो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए क्योंकि आपको इसको खुद सॉल्व करना है। ऑन एनालिसिस impure लिखा है, an impure sample of sodium chloride, कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, किसका परसेंटेज निकालना है आपको परसेंटेज किसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन was found to be 45.5, नहीं अच्छा दिया हुआ। ऑन एनालिसिस, जब एक इम्प्योर सोडियम क्लोराइड का एनालिसिस किया गया उसमें ये देखा गया कि जो क्लोरीन है उसका परसेंटेज था 45.5, ये दिया हुआ, ये एनालाइज किया गया, ये देखा गया। तो क्लोरीन का तो पता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द सैंपल, यहाँ पे सिर्फ किसका दिया है, देखो कभी भी कोई दो आयन है उनमें से अगर एक का पड़ता है परसेंटेज तो आप दूसरे का इजीली निकाल सकते हैं। एक का दिया हुआ आपको क्लोरीन का, आपको NaCl का निकालना है, समझ रहे, सोडियम का नहीं निकालना बोल रहे हैं, तो आपको किसका निकालने बोल रहा है, आपको NaCl का निकालने बोल रहा है। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ आपको क्या क्या करना है, आप मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके देखना, जब आप ये वीडियो देखो तो आप इसको सॉल्व करके देखिए और आप इसका आंसर बताओ कि क्या क्या है। आपको सबसे पहले निकालना है मॉलिक्यूलर मास, किसका निकालना है, पड़ोसी देश का नहीं निकालना है, सोडियम क्लोराइड का निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि NaCl का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद परसेंटेज निकालो किसका, क्लोरीन का, फिर किसका निकालो, फिर जितना आया है आपका आंसर उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालो, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि क्लोरीन इज 60.6, देन फिर किसके रिस्पेक्ट में निकालो आप, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। आपको सबसे पहले NaCl का निकालना है, ज्यादा है तो मैं यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास बता दे रही हूँ। मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का होता है, सॉरी तो मैं आपके लिए कैलकुलेट करने लगी, 23 प्लस 35.5
क्लोरीन का होता है मास, सोडियम का होता है 23, ये आपका आएगा 58.5 यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको मॉलिक्यूलर मास मैंने फाइंड आउट करके दे दिया। आंसर आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या आएगा, और आपको जब नहीं समझ में आएगा तो आपको आंसर मैं बताऊंगी कि क्या है। वीडियो को पॉज करो और इसको देखो और समझो, फाइंड आउट करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है।